किसान की उन्नति यानी देश की प्रगति। देश की प्रगति तभी होगी जब हमारे किसान भाई बहन दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। नित्य रोज नए बदलाव हम खेती में देख रहे हैं। आधुनिक मशीनों के इस्तेमाल ने न सिर्फ खेती को आसान बनाया है बल्कि किसान की आय में भी कई गुना वृद्धि कर दी है। इन आधुनिक मशीनों और नई तकनीक की जानकारी आपको अब घर बैठे अपने स्मार्टफोन से मिल जाती है। इसके साथ ही डिजिटल साक्षरता होने पर किसान को अब अपना माल बेचने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। ई-नैम जैसे सरकारी पोर्टल्स के जरिए किसान अब अपने उत्पाद को देश भर में कहीं भी बेच सकता है जहां उसे उसके उत्पाद का अच्छा दाम मिले, क्योंकि अब स्मार्टफोन्स के जरिए पैसों का लेन देन आसानी से किया जा रहा है। भीम यूपीआई, रुपए जैसे तमाम ऐसे ऐप हैं जिनके जरिए सुरक्षित तरीके से आप वो सभी काम कर सकते हैं जिनके लिए पहले कभी आपको बैंक जाने की जरूरत पड़ती थी। हम चाहते हैं कि हमारे देश का हर एक किसान स्मार्ट और अप टू डेट किसान बने, इसलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए ये प्रोग्राम जिसका नाम है डिजिटल किसान, और मकसद है देश के हर किसान को डिजिटली साक्षर बनाना। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोग्राम डिजिटल किसान में। मैं हूं आपके साथ रिंकी त्यागी। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम को हमने 3 सेक्शंस में बांटा है। हमारा पहला सेक्शन है डिजिटल पाठशाला, जिसमें हम आपको जानकारी देते हैं ऑनलाइन पेमेंट ऐप्स का इस्तेमाल कैसे करें। हमारा दूसरा सेक्शन है अर्थनीति, जिसमें हम आपको बैंकिंग और ट्रेडिंग से जुड़ी जानकारी देते हैं। और हमारे तीसरे और आखिरी सेक्शन का नाम है सरकारी योजनाओं से लाभ। इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं कृषि से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला सेक्शन जिसका नाम है डिजिटल पाठशाला। डिजिटल पाठशाला में हम आपको जानकारी दे रहे हैं भीम यूपीआई की, जिसमें पिछली बार हमने जाना था कि भीम यूपीआई पर किस तरह से आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, साथ ही किस तरह से अपने बैंक खाते को भीम यूपीआई से लिंक कर पैसे को भेज या प्राप्त कर सकते हैं। आज इस जानकारी को आगे बढ़ाते हुए हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कुछ और ऑप्शंस के बारे में कि किस किस तरह के अन्य मनी ट्रांसफर भीम यूपीआई ऐप से किए जा सकते हैं, और इसकी जानकारी हमें दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे प्रोग्राम डिजिटल किसान में। तो लास्ट वीक जैसा कि आपको पता ही है कि हमने बात की थी कि क्यूआर कोड स्कैन करके या फिर किसी का अगर कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास है तो उसके थ्रू मनी ट्रांसफर कैसे किया जा सकता है। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि किस तरह से इसमें और फीचर्स दिए गए हैं जिनके थ्रू और अदर एक्टिविटीज जो हम बैंक में जाकर करते हैं आसानी से अपने भीम यूपीआई ऐप से कर सकते हैं। देखिए, भीम यूपीआई जिसको हम बोलते हैं भारत इंटरफेस फॉर पेमेंट, तो कहीं ना कहीं एक ऑनलाइन पेमेंट का ज़रिया है जो कि आप ऑनलाइन घर बैठे आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। इसमें आपकी जो डेली यूटिलिटी की चीज़ें हैं, जैसे आप किसी भी बिल का भुगतान आप इसमें कर सकते हैं, आप इसके थ्रू इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, आप इसके थ्रू शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, इसके थ्रू आपको किसी को पेमेंट करनी हो वो आप पेमेंट कर सकते हैं, आपको कहीं से पेमेंट लेना हो वो आप पेमेंट ले सकते हैं। इसमें अगर हम देखें तो डेली बेसिस पर 40,000 रुपये की एक लिमिट सेट रहती है। उसके अंतर्गत आप जो भी पेमेंट किसी को देनी है, लेनी है, कोई भी बिल का भुगतान करना हो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें आप अपने बैंक अकाउंट को इसमें लिंक कर सकते हैं और उस बैंक अकाउंट के थ्रू आप कोई भी ट्रांजैक्शन इजीली कर सकते हैं। तो ऑनलाइन पेमेंट करने का ये बहुत सरल तरीका है जहाँ पर आप घर बैठे अपने मोबाइल के थ्रू आप कोई भी पेमेंट जो भी आपकी ड्यू है या फिर कोई बिल का भुगतान करना है वो आप इजीली कर सकते हैं। ज़्यादातर जिस तरह से बैंक हमें पासबुक अलॉट करता है और उसमें हम अपनी पूरी हिस्ट्री, पूरा अकाउंट डिटेल्स हम देख सकते हैं कि किसने हमें पैसे भेजे हैं या कहां से हमें पैसे मिले हैं। तो क्या ऐसा कोई भीम यूपीआई ऐप हमें ऑप्शन देता है कि जहां हम प्रॉपर एक पासबुक की तरह अपनी डिटेल्स चेक कर सकें? जी बिल्कुल, भीम यूपीआई के अंदर पूरा रिकॉर्ड होता है। आप जो भी ट्रांजैक्शंस आप करेंगे, चाहे आपको पेमेंट आई हो या आपने कोई पेमेंट करी हो, उसका पूरा ऑप्शन जो है वो वहाँ पर अवेलेबल रहता है। इसमें भीम यूपीआई ऐप में ऑप्शन होता है ट्रांजैक्शंस डाउनलोड स्टेटमेंट का, जहाँ पर आप क्लिक करेंगे वहाँ पर जाकर आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, आप पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आप डेली स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर आप वीकली डाउनलोड कर सकते हैं, मंथली बेसिस पर भी, और आप सालाना दर पर भी आप अपनी जो भी स्टेटमेंट है वो डाउनलोड
डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। इसके अंदर आपने जो भी पेमेंट करी है या फिर आपको जो भी पेमेंट आई है वो पेमेंट आपको वहाँ पर शो करेगा, जो कि आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ आपने जो पेमेंट करी है वो आपके थ्रू है, और वो एक तरीके से आप उसको रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, और वो एक तरीके से पासबुक है जो कि आपके भीम यूपीआई आपको प्रोवाइड करता है। बिल्कुल, भीम यूपीआई जो है वो पासबुक प्रोवाइड करता है। आपने बताया कि हम इससे स्टेटमेंट जो है पूरा रिकॉर्ड हम चेक कर सकते हैं, चाहे वो वीकली हो, मंथली हो या फिर एनुअली भी हम इससे कर सकते हैं। तो क्या इसका कुछ चार्ज देना होता है? देखिए ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे आपके मोबाइल में ऐप में रहेगा, क्योंकि ये इस मोबाइल में जब भी आप लॉगिन करते हैं तो आपको एक यूज़र नेम होता है या फिर आप अपने मोबाइल नंबर से इसको लॉगिन करते हैं। तो जिस मोबाइल नंबर से आप लॉगिन करेंगे वही आपका यूज़र नेम रहेगा, और वो उस यूज़र नेम के अंतर्गत आपकी वो स्टोर रहती है। तो जब भी आप अपना मोबाइल ऐप अपने भीम यूपीआई लॉगिन करेंगे आपको वो एक्टिवेट हो जाएगा, और आपकी उस मोबाइल से रिगार्डिंग जो भी ट्रांजैक्शन आपने करी हैं वो उसके अंदर रिकॉर्ड रहेंगी, और आप उसको कभी भी किसी भी समय आप उसको चेक कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। माई बिल जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें ज़रूर कहीं ना कहीं आपको बिल्स जो आपके पेमेंट होती है बिल्स की, उनका बिलों का जो भुगतान होता है वो शायद इसके ज़रिए होता होगा। लेकिन किस तरह के बिल हम इससे पे कर सकते हैं, सवाल वो है। देखिए बिल आज के समय में देखें तो सभी तरह के बिल आप पे कर सकते हैं। आपका मोबाइल रिचार्ज आप कर सकते हैं, पोस्ट पेड, प्रीपेड उसकी फैसिलिटी है। आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आप पे कर सकते हैं, पानी का बिल आप पे कर सकते हैं, आप गैस कनेक्शन का बिल पे कर सकते हैं, इवन आप अपने इंश्योरेंस का प्रीमियम वहाँ पर पे कर सकते हैं। इवन अगर आप और आगे बढ़ते हैं तो आप कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट के अंदर आपको आईपीओ अगर लगाना है तो आप आईपीओ के थ्रू में पैसे उसमें लगा सकते हैं। साथ में अभी नई फैसिलिटी स्टार्ट हुई है, आपके पास अगर ओवरड्राफ्ट बैंक अकाउंट है तो आप उस ओवरड्राफ्ट बैंक अकाउंट को भी लिंक करके उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो जो भी बिल्स हैं आपके, जो डेली एसेंशियल चीज़ें हैं, उसके आप सभी बिल यहाँ पर पे कर सकते हैं। इवन अगर हम देखें तो मैक्सिमम जितने भी बिल्स हैं वो सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। आपको सिर्फ अपना मोबाइल नंबर, आपका जो भी कस्टमर आईडी है या फिर आपको जो भी पेमेंट करनी है उसको सिलेक्ट करना और आप आगे जाकर उसको पेमेंट कर सकते हैं। तो जितनी भी यूज़ की चीज़ें हैं सबके पेमेंट मोड यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप उसको ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू कर सकते हैं। बिल्कुल, जितने भी एसेंशियल बिल्स हैं वो हम पे कर सकते हैं। एसेंशियल बिल्स में अगर मैं बात करूं तो एक बिजली का बिल ऐसा होता है जो अमूमन सबको ही पे करना होता है। तो मैं चाहूंगी आप हमारे व्यूअर्स को, आप हमारे किसान भाई बहनों को पूरा एक प्रॉपर डेमो के साथ ये बताएं कि वो अगर अपने बिजली के बिल का भुगतान करना चाहे तो किस तरह से कर सकते हैं। देखिए बिजली के बिल के भुगतान के लिए सबसे पहले आप अपनी मोबाइल में अपने भीम यूपीआई को डाउनलोड करेंगे, जो कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। फिर आप उसको लॉगिन करेंगे अपने मोबाइल नंबर से। उसके बाद आप जाएंगे वहाँ पर बिल पेमेंट्स में। बिल पेमेंट में आप जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर है आप उसको सर्च करेंगे। सपोज आपका अगर यमुना पावर है तो आप उसको सर्च करेंगे। फिर आप उसमें स्टेट सेलेक्ट करेंगे, कौन सी स्टेट है। फिर स्टेट के बाद आप उसमें अपना कंज्यूमर नंबर, जो कि सीए नंबर बोला जाता है, वो आप उसमें डालेंगे। जब आप में डालेंगे तो वो आपको, अगर आपका बिल ड्यू होगा तो उसकी पेमेंट दिखाएगा, अगर ड्यू नहीं होगा तो वो उसको जीरो दिखाएगा। अगर वो ड्यू होता है तो आप वहां पर जाकर अमाउंट देख सकते हैं कितना आपका बिल ड्यू है, और उसके बाद आप जब उसको क्लिक करके पेमेंट करेंगे तो आपसे वो एक बार दोबारा से पासवर्ड पूछेगा। तो वो पासवर्ड डालने के बाद आपकी जो पेमेंट है वो आपका जो बिजली है वहां पर चली जाएगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी जैसे आप पेमेंट करेंगे तो एक आपका रेफरेंस आईडी जनरेट होगा, जिसका मतलब ये है कि उसको आप बाद में क्रॉस चेक भी कर सकते हैं उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से कि आपकी पेमेंट हुई है ना हुई है। आपकी वहां से फिर क्लैरिफिकेशन भी आती है और आपका अप्रूवल भी आता है कि आपकी पेमेंट हो गई है, जो कि आप एज ए रिकॉर्ड रख सकते हैं। नहीं तो वो जो पेमेंट हुई है वो आपकी एज ए आपकी जो स्टेटमेंट है उसमें शो करेगा। ठीक है अनुज जी, आपने बताया कि हमारे पास यहाँ पे बिल पेमेंट का ऑप्शन है, लेकिन कई बार होता है कि जब आप पेमेंट कर रहे होते हो ड्यू टू नेटवर्क इश्यूज, कई बार पेमेंट फेल हो जाती है या कई बार प्रोसेस में चली जाती है, तो उस केस में क्या करना चाहिए? देखिए अगर आपका पेमेंट में अगर आपका नेटवर्क चला जाता है तो वो आपके आगे प्रोसेस नहीं करेगा। हालांकि यूपीआई करने के लिए जब आप भीम यूपीआई ऐप करते हैं तो उसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक पिक करता है। अगर इन द बिटवीन कुछ इशू आता भी है नेटवर्क में तो आपकी वो पेमेंट फेल हो जाएगी और उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आएगा। अगर आप कोई भी पेमेंट करेंगे तो जो आपका पासवर्ड है वो ये ज़रूर मांगेगा। अगर ये आप अपना पासवर्ड किसी से शेयर ना करें, क्योंकि पासवर्ड अगर आप शेयर करेंगे तो हो सकता है कि कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकती है। तो जो भी आप पेमेंट करेंगे उसके बाद ही आपका या तो एमपिन आपसे मांगेगा या फिर आपसे पासवर्ड मांगेगा, क्योंकि ये जो ऐप है ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। जब जैसे ही आप पासवर्ड डालेंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा। अगर पेमेंट नहीं होता है तो आपको फेल का नोटिफिकेशन देगा, इट मीन्स कि आपकी पेमेंट नहीं हुई है, और बाद में फिर आप उसको दोबारा से पेमेंट को कर सकते हैं।
कई बार सर होता है कि पेमेंट कट जाती है लेकिन वो फिर भी फेल्ड में आता है, तो क्या ऐसे केस में पेमेंट वापस आती है, क्या होता है प्रोसेस? देखिए, अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आया है और आपका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट से कट गया है और फेल ट्रांजैक्शन आया है, तो और आपके पास सबसे बड़ा बात क्या है कि अगर आपके पास कोई रेफरेंस नंबर नहीं आया है तो इसका मतलब कि आपकी पेमेंट वापस आ जाएगी। अगर आपके पास रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ है तो इट मीन्स कि आपकी जो पेमेंट है वो हो गई है। आप उसको बाद में जाकर डिपार्टमेंट से रीचेक कर सकते हैं उस रेफरेंस नंबर के थ्रू। तो यहाँ पे हम अदर फीचर्स की भी बात कर रहे थे अनुज जी, तो यहाँ पर एक फीचर है अप्रूव टू पे, उसे भी हम आपसे समझना चाहेंगे। इसमें आप जो भी पेमेंट आप करते हैं वो वहाँ पर स्टोर हो जाती है। सपोज आपको अगर कोई पेमेंट करनी है, आपको लगता है कि अगले महीने ड्यू है, तो अब आप अभी से उसको पेमेंट को उसमें स्टोर कर सकते हैं, उसको मैंडेट डाल सकते हैं, जिससे कि टाइमली वो आपको नोटिफिकेशन भेजेगा कि आपकी पेमेंट ड्यू होने वाली है, तो जिससे कि आप उसको अप्रूव करके पेमेंट कर सकते हैं। तो आपने देखा भीम यूपीआई ऐप पर कितने कमाल के फीचर्स मौजूद हैं। जिन कामों के लिए पहले आपको बैंक में भागना पड़ता था, अब वही काम आप बड़ी आसानी से अपने घर पर बैठकर बिस्तर में लेटकर आसानी से कर सकते हैं। भीम यूपीआई की एक टैगलाइन है, पटुए की जगह मोबाइल निकालो, लेन देन की नई आदत डालो। तो आप भी जल्द इस आदत को डाल लीजिए। भीम यूपीआई ऐप में अभी ऐसे ही कुछ और कमाल के फीचर्स हैं जिनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, लेकिन उसकी जानकारी हम आपको आगे आने वाले एपिसोड्स में देंगे। फिलहाल बढ़ेंगे अपने दूसरे सेगमेंट यानी अर्थनीति की ओर, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम डिजिटल किसान में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना दूसरा सेगमेंट, जिसका नाम है अर्थनीति। अर्थनीति में हमने लास्ट वीक यानी पिछले सप्ताह जाना था कमोडिटी ट्रेडिंग क्या है और हमारे देश के किसानों के लिए कमोडिटी मार्केट में क्या क्या विकल्प मौजूद हैं। आज कमोडिटी मार्केट से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हम तैयार हैं, और ये जानकारी देने के लिए हमारे एक्सपर्ट अनुज जी पहले से ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो अब हम आ गए हैं अपने दूसरे सेगमेंट अर्थनीति में, और अर्थनीति में जैसा कि आप जानते हैं कि हम कमोडिटी ट्रेडिंग की बात करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने कमोडिटी की काफ़ी सारी टर्म्स जान ली थी, और अब हम जानना चाहेंगे कि कमोडिटी मार्केट की जब हम बात करते हैं तो वायदा कारोबार या जिसको कहते हैं वायदा भाव, और दूसरा एक टर्म आती है हाजिर भाव। वो क्या होती हैं? देखिए, हाजिर भाव और वायदा भाव दोनों में फ़र्क है। हाजिर भाव हो गया आपका आज का भाव कि आप आज के समय में स्पॉट मार्केट में, फिजिकल मार्केट में क्या रेट चल रहा है। वायदा व्यापार होता है या फिर वायदा भाव होता है कि आने वाले समय में एक पर्टिकुलर डेट को क्या भाव होगा। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम गेहूं की बात करते हैं तो आज अगर हम देखें कि आज गेहूं का भाव क्या चल रहा है और आज से 20 दिन बाद गेहूं का क्या भाव होगा, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का भाव उनके लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो आज की ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आज जो उसमें खरीद और बेच करना चाहते हैं। बट जो वायदा भाव है वो उन लोगों के लिए ज़रूरी है, जैसे किसान लोग हैं या फिर जो आड़ती हैं या फिर जो मिलर हैं, उनके लिए इसलिए ज़रूरी है जिनको आने वाले, उनको ये लगता है कि आने वाले 20 साल में, आने वाले 20 दिनों में उनको डिमांड कैसी रहेगी, उसके अकॉर्डिंग वो भाव को देखते हैं। तो वायदा भाव जो है वो फ्यूचर का भाव होता है, जो कि आपको एक फ्यूचर की प्रेडिक्शन बताता है कि आने वाले समय में भाव कैसा रह सकता है। जबकि जो स्पॉट रेट है, जबकि अगर हम बात करें हाजिर भाव है, वो आज के रेट की आपको कंडीशन बताता है। बिल्कुल, हाजिर भाव जो है वो प्रेजेंट का भाव है, और जो वायदा है वो आपको फ्यूचर का प्राइस तय करता है। तो सर, जैसे कि फ्यूचर का प्राइस तय करता है, तो इसमें ये कितना टाइम ड्यूरेशन इसके लिए होता है? कोई सेट टाइम ड्यूरेशन है या टोटली डिपेंड करता है बायर और सेलर के ऊपर?
और देखिए इसमें एक टाइम ड्यूरेशन सेट होती है, इसमें एक महीने का आपका फ्यूचर भाव होता है कि अगले महीने तक क्या भाव हो सकता है। क्योंकि अगर हम एक्सचेंजेस की बात करें, क्योंकि एक्सचेंजेस यहाँ पर दो हैं, एमसीएक्स और एनसीडीएक्स, तो इन एक्सचेंजेस में जो भी आपके वायदा भाव हैं वो एक महीने के स्थिति में आते हैं। तो एक महीने के अंदर आप कुछ भी ट्रेड लेते हैं, आपको ये ध्यान रहता है कि अगले महीने का भाव ये हो सकता है। तो अगले महीने की प्रेडिक्शंस के लिए, एक महीने की प्रेडिक्शन के लिए ये भाव देखना ज़रूरी होता है। क्योंकि जनरली हम देखें तो अगर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, कोई आयात निर्यात कर रहा है, कोई खरीद बेच कर रहा है, कोई दुकानदार भी अगर माल लेता है, तो उसके लिए एक महीने का टाइम इनफ होता है कि जब वो अपने माल को, अपनी जो भी उसकी लिमिट है या फिर जितना वो स्टॉक करना चाहता है या वो कितना बिकवाली करना चाहता है, उसको जो है वो अपने रेट से आइडिया ले सकता है और उसके अकॉर्डिंग अपना भंडारण कर सकता है। तो इसलिए वायदा भावों के अंदर या वायदा व्यापार में एक महीने का वायदा की डेट होती है। ठीक है, ये ड्यूरेशन जो है वो एक महीने की निश्चित की गई है। लेकिन अगर कोई एक महीने से पहले इस रेट को रिवाइज करना चाहे तो क्या कोई प्रोसीजर है? देखिए इसमें जो भी रेट में उतार चढ़ाव होता है वो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग होता है। अगर किसी ने वायदा व्यापार में ट्रेड लिया है तो वो वायदा व्यापार में एक महीने से पहले भी अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर सकता है। मींस अगर किसी ने वायदा व्यापार के अकॉर्डिंग ट्रेड लिया है, कोई व्यापार किया है, तो वो वायदा व्यापार की डेट आने से पहले भी उस पोजीशन से निकल सकता है। तो वहाँ पर मैंडेटरी नहीं है कि आपको वायदा व्यापार या वायदा डेट तक आप उसको होल्ड करना है, आप उससे पहले भी उससे निकल सकते हैं। निकलने का क्या प्रोसेस रहता है सर? देखिए जब आप एक्सचेंजेस में ट्रेड करते हैं, क्योंकि अगर आप वायदा व्यापार की बात कर रहे हैं तो आपको एक्सचेंजेस के थ्रू ही वायदा व्यापार करना होता है। तो जब आप किसी भी एक्सचेंज में जाते हैं वहाँ पर आपको केवाईसी करनी होती है। केवाईसी में अगर आप कोई भी ट्रेड लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आपका पूरा केवाईसी होता है। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर, जहाँ पर आप अपने पूरी प्रोफाइल उसमें डालते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, बैंक डिटेल उसमें आप डालते हैं। उसके बाद आपका एक अकाउंट जनरेट होता है जिसमें आप उस एक्सचेंज के थ्रू जिस भी कमोडिटी में, आपको अगर चने में ट्रेड करना है, आपको अगर सरसों में ट्रेड करना है, आपको अगर किसी भी मसाले में ट्रेड करना है, आपको किसी भी अगर कपास में ट्रेड करना है, तो आप उस कमोडिटी में जाकर आप उसको ट्रेड ले सकते हैं। और जो भी उसकी एक्सपायरी डेट है, जनरली एक्सपायरी डेट एक महीने की होती है, तो उस एक महीने की एक्सपायरी तक आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको उस ट्रेड को एक महीने से पहले काटना है, वायदा डेट से पहले, तो आप उससे पहले भी उसको स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। सपोज आपने अगर चने को खरीदा है तो आप एक महीने से पहले उसको बिकवाल भी कर सकते हैं। मींस आपने जो भी उतार चढ़ाव लिया है उसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। बिल्कुल, एक प्रोसीजर के तहत आप इससे बाहर आ सकते हैं एक महीने से पहले भी। सर आपने जिक्र किया एनसीडीएक्स का, तो क्या है एनसीडीएक्स? और एमसीएक्स भी एक टर्म हमने सुनी है, वो क्या है? देखिए जिस तरीके से शेयर बाजार में हम दो एक्सचेंजेस देखते हैं, एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वैसे ही कमोडिटी मार्केट के लिए दो एक्सचेंजेस हैं, एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और एनसीडीएक्स नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज, जो कि सेबी से अप्रूव्ड हैं और फाइनेंस मिनिस्ट्री से अप्रूव्ड हैं और ये पूरे तरीके से कार्यरत हैं। और हम देख रहे हैं कि ये जो एक्सचेंजेस है करीबन 2003 में ये स्टार्ट हुए थे, ऑलमोस्ट करीबन 20 साल एक्सचेंजेस ने पूरे किए हैं और यहाँ पर हम अच्छा खासा ट्रेड व्यापार भी देख रहे हैं। तो ये जो एक्सचेंजेस हैं ये वायदा कारोबार की सुविधा को प्रोवाइड कराते हैं। तो जो भी किसान लोग, जो भी मिलर, जो भी ट्रेडर, जो भी स्टॉकिस्ट या फिर जो भी ट्रेडर इसमें काम करना चाहते हैं, वो इस एक्सचेंजेस के थ्रू, इस एक्सचेंजेस के जो मेंबर्स हैं उनके थ्रू वो इस एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं। इस एक्सचेंज में आप वायदा व्यापार की ट्रेडिंग कर सकते हैं। वायदा व्यापार के साथ साथ अगर आपको फिजिकल में लेन देन भी करना है, फिजिकल में लेन देन में मतलब अगर आप फिजिकल में अपनी कमोडिटी को देना और लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। अगर आप फिजिकल में ट्रेडिंग नहीं करना चाहते तो आप अपनी पोजीशन को काटकर यहां से एग्जिट भी हो सकते हैं। तो सारी फैसिलिटी इन एक्सचेंजेस में अवेलेबल है। एमसीएक्स जनरली जो देखा जाता है वो इंटरनेशनल कमोडिटीज़ के लिए है, जबकि एनसीडीएक्स जो है वो मेरे ख्याल से किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक है, क्योंकि इसके अंदर सारी एग्रीकल्चर कमोडिटी जो अवेलेबल है सभी लिस्टेड हैं। वो यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, व्यापार के उतार चढ़ाव को यूज़ कर सकते हैं, अपनी कमोडिटी को यहाँ पर एक तरीके से हेज कर सकते हैं और फिजिकल की जो डिलीवरी वो लेना देना चाहते हैं वो इस एक्सचेंजेस के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इस एक्सचेंजेस के थ्रू किसान लोग अपने आने वाले जो क्रॉप उनको लगानी है उसका आइडिया भी ले सकते हैं और अपनी कमोडिटी को यहाँ पे डिलीवर भी कर सकते हैं। सर आपने इस पूरे आंसर देते हुए आपने जिक्र किया सेबी का, और मेरा सवाल भी आपसे दूसरा यही होने वाला था कि जो सेबी है हम सभी जानते हैं कि जो एक्सचेंज डिजिटल एक्सचेंज स्टॉक मार्केट है उसको रेगुलेट करती है। तो यहाँ पे आपने पहले ही बता दिया कि सेबी ही सेम संस्थान है जो आपका कमोडिटी मार्केट को भी रेगुलेट करती है। पहले फॉरवर्ड मार्केट कमीशन था जो उसको रेगुलेट करता था, अब सेबी इसको रेगुलेट कर रही है और हम देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों से काफी अच्छी तरीके से रेगुलेशन में है।
और काफ़ी हमने चेंजेस भी देखे हैं। और सेबी के आने के बाद से इन एक्सचेंजेस में काफ़ी सारे हमने नए प्रोडक्ट्स देखे हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा जो फ़ायदेमंद रहा है, जो कि किसानों के लिए या फिर ट्रेडर्स के लिए या फिर मिलर्स के लिए, इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद सिद्ध रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ पे वो कौन से ऐसे सेबी की तरफ से रूल्स रेगुलेशंस हैं जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ, हमारे किसान भाई बहनों के साथ शेयर करना चाहेंगे जो महत्वपूर्ण हैं? देखिए, पहला जो रूल है वो तो है आपका केवाईसी का। जब भी आप इस एक्सचेंजेस में लिस्टेड हो या इन एक्सचेंजेस के मेंबर्स के साथ जब भी आप लिस्टेड हो, तो आप अपनी केवाईसी पूरी करें। केवाईसी के अंदर आपका पैन नंबर, आपका आधार नंबर, आपका जो बैंक डिटेल है वो कंपलसरी है। इसके साथ साथ आप ये ज़रूर इंश्योर करें कि आपका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी जो आप यूज़ कर रहे हैं वो उसमें आप ज़रूर डालें, क्योंकि जो भी आप उसमें ट्रेड करेंगे, जो भी आप उसमें वायदा व्यापार में व्यापार करेंगे, उसकी कंफर्मेशन आपके मोबाइल पर और आपके ईमेल आईडी पर ज़रूर आएगी। इसको आप हमेशा अपडेट रखें। ऐसा ना हो कि आप इसको कभी भूल जाएं, आप इसको हमेशा चेक करें। जो भी आप व्यापार कर रहे हैं उसकी कंफर्मेशन विद इन 24 आवर्स आपके मोबाइल पर और आपके ईमेल आईडी पर आती है, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट तथ्य ये है कि आप जो भी सेबी रेगुलेटेड एक्सचेंजेस हैं या फिर जो भी एक्सचेंज रिलेटेड मेंबर्स हैं, उन्हीं के साथ आप ट्रेड करें। जो मेंबर रजिस्टर्ड नहीं है उसके साथ आप ट्रेड ना करें। अगर आपको कोई मेंबर बोलता है ट्रेड करने के लिए, तो आप उसको जाकर सेबी की वेबसाइट पर या एक्सचेंज की वेबसाइट पर जाकर क्रॉस चेक कर सकते हैं कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। तीसरा महत्वपूर्ण चीज, जो भी आप ट्रेड करें वो आप अपने एक नंबर के मनी जिसको हम बोलते हैं, मींस आप अपनी पेमेंट जो भी करें वो आप चेक से पेमेंट करें और चेक से ही पेमेंट लें। अगर कोई मेंबर आपको कैश के लिए बोलता है तो आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर जो भी मेंबर कैश में ट्रेडिंग कर रहा है, इट मींस कि वो फ्रॉड आपके साथ एक्टिविटी कर सकता है। तो जो भी आप वायदा व्यापार करें, जो भी आप व्यापार करें, उसकी पेमेंट आप अपने बैंक अकाउंट के चेक से ही करें। जब आप कोई पेमेंट रिसीव करें तो आप चेक से ही पेमेंट करें, पेमेंट रिसीव करें। तो ये 3 बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। और जो भी आप सौदा करें, जो भी आप व्यापार करें, उसको अपने पास नोट करें और उसको 24 आवर्स में उसको वेरीफाई करें। अगर आपको कुछ लगता है कि वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, अगर आप लग रहा है कि ये कुछ यहाँ पर गलत चीज़ें हुई हैं या कोई ट्रेड ऐसा हुआ है जो कि आपकी नॉलेज में नहीं है, तो आप उसकी कंप्लेंट एक्सचेंज से और सेबी से तुरंत कर सकते हैं। जो बातें अनुज जी ने बताई है, खास तौर से 3 बातें, उनका खास ख्याल आपको रखना है। जो आपका फ़ोन नंबर है, जो आपकी ईमेल आईडी है, उसको हमेशा अपडेट रखना है, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको आपके मोबाइल नंबर या फिर आपकी मेल आईडी पर ही उपलब्ध होती है। अनुज जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें इतनी बेहतरीन और इतनी अच्छी जानकारी मुहैया कराई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब वक्त हो चला है अपने तीसरे सेगमेंट की ओर बढ़ने का, जिसमें आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ सिर्फ डीडी किसान पर। It's another 6. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर। वो की मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब के जिला तरन तारण में, जिसका गांव पड़ता है भुज देवा सिंह, ब्लॉक है पट्टी। फसल के अवशेष को जो आप प्रबंध कर रहे हैं, क्या उसका कोई खर्चा आता है? नहीं, खर्चा उसमें कोई नहीं आता ही। मुझे बताइए, आग लगाना आसान है या प्रबंध करना आसान है? प्रबंध ये बिल्कुल आसान है। इसके फायदे क्या है प्रबंध करने के? अंकल जी, ਜਿਹੜੀ ਸਰੋਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਝਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖਰਚਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਤਰਾ ਹੀ ਉਹ ਦੇਦਾ ਛਟਾ ਤੇ ਹੁਣ ਚਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਈ ਨਾ ਬੀਜੀ, ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਪੀਸੀਡ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा फसल अवशेष प्रबंधन 5 दिसंबर सोमवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 पर, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। एक बार फिर स्वागत आपका हमारे प्रोग्राम डिजिटल किसान में। तो हम आ पहुंचे हैं अपने आखिरी सेगमेंट में, जिसका नाम है सरकारी योजनाओं से लाभ। आज की योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो जानते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है और किस प्रक्रिया के तहत इसका लाभ लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी।
मुख्य रूप से इसके 4 मकसद हैं। पहला, अनचाहे घटनाक्रम की वजह से फसलों को होने वाले नुकसान या बर्बादी में किसानों की वित्तीय सहायता करना। दूसरा, किसानों की आय को मजबूत बनाना ताकि वो अपने कृषि कामों को जारी रख सकें। तीसरा, किसानों को खेती के नए और आधुनिक तरीकों की ओर प्रोत्साहित करना। और चौथा, कृषि कामों के लिए ऋण प्रवाह को सुनिश्चित करना। ज्यादा से ज्यादा किसान इसका लाभ ले सकें, इसके लिए प्रीमियम बहुत कम रखा गया। रबी फसलों के लिए 1.5%, खरीफ के लिए 2% और वार्षिक वाणिज्यिक फसलों के लिए 5%। बाकी रकम जमा करने की जिम्मेदारी सरकार की है। जिन फसलों का बीमा हो सकता है उनमें मोटा अनाज, दलहन, तिलहन और वार्षिक बागवानी फसलें शामिल हैं। शुरुआत में खड़ी फसलों में प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान को ही इसमें शामिल किया गया था, लेकिन बाद में बुआई पूर्व और कटाई उपरांत जोखिमों को भी इसमें जोड़ दिया गया। अगर आपने किसी फसल का बीमा कराया है और सूखा या बाढ़ की स्थिति में आकाशीय बिजली, चक्रवात या ओलावृष्टि होने पर या फिर आंधी तूफान की वजह से उस फसल में नुकसान हो गया, तो भरपाई के लिए आप बीमा कंपनी से भुगतान का दावा कर सकते हैं। जलभराव, भूस्खलन, आग लगना, समुद्री तूफान, भंवर या बवंडर से खराब हुई बीमित फसलों के लिए भी भुगतान का दावा किया जा सकता है। इतना ही नहीं, कीट और बीमारी से नष्ट होने पर भी किसान बीमा के हकदार होंगे। इसके अलावा प्रतिकूल मौसम या कम बारिश की वजह से अगर फसल नहीं बो पाए या बीजों में अंकुरण नहीं हो पाया, तब भी बीमा कंपनी को नुकसान की भरपाई करनी होगी। इसी तरह कटाई के बाद सुखाने के लिए खेत में रखी फसल अगर ओलावृष्टि, चक्रवात या बेमौसम बारिश से नष्ट हो गई है, तब भी भरपाई का दावा किया जा सकता है। इसमें 2 हफ्तों का समय दिया गया है, यानी कटाई के 2 हफ्तों के भीतर अगर फसल नष्ट हो जाती है तभी भरपाई हो पाएगी। लागू होने के बाद फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। ऐसे बदलाव जो योजना को और ज्यादा असरदार और पारदर्शी बनाते हैं। बदलाव के बाद दावों के भुगतान में देरी पर कंपनी की ओर से किसानों को 12% ब्याज भी मिलेगा। कई बार नुकसान के आकलन में देरी से भुगतान समय पर नहीं हो पाता। इस स्थिति से निपटने के लिए उच्च तकनीक का सहारा लिया जा रहा है, जिससे भुगतान में तेजी आई है। एक और राहत देते हुए नुकसान के बाद व्यक्तिगत दावों की सूचना देने के लिए 48 घंटों के बजाय 72 घंटे का समय कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, बीमा इकाई क्षेत्र को घटाकर ग्राम या ग्राम पंचायत कर दिया गया है। सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। भले ही बाकी प्रीमियम 90% हो, इसे सरकार ही वहन करेगी। इससे पहले प्रीमियम दर पर कैपिंग का प्रावधान था, यानी अब किसानों को बिना किसी कटौती के पूरी बीमित राशि का दावा मिलेगा। तो दर्शकों, आपको कैसी लगी हमारी ये पहल, बताइएगा जरूर। इस प्रोग्राम के जरिए हमारी यही कोशिश रहेगी कि देश का हर एक किसान स्मार्ट और डिजिटल किसान बने। अगर आप प्रोग्राम से जुड़ा कोई सवाल या कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है digital.agrikisan@gmail.com। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।